हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स का एपिसोड 59। आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं इस एपिसोड के एक बहुत ही पावरफुल सेगमेंट के बारे में, जहां पर पॉलिटिक्स, धर्म, पावर और कॉमेडी सब एक जगह मिल जाते हैं। इस एपिसोड में मेन फेकस हेवेनली डेमन कल्ट का नया लीडर यानी चिन्मो और इंपीरियल परसेप्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है चिन्मू और इंपीरियल परसेप्टर के बातों के बीच, जहां पर चिन्मू उसे कह रहा होता है कि अगर तुम मार दोगे तो हेवेनली डेमन कल्ट तुम्हारा विरोध करेगा, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो वो तुम्हारा कभी भी विरोध नहीं करेगा। यहाँ से क्लियर होता है कि वो अपनी जान से ज्यादा उसूल की बात कर रहा है। इंपीरियल परसेप्टर उसको टेस्ट कर रहा होता है, लॉजिकल ट्रैप्स यूज करता है और एक अमेजिंग लाइन बोलता है, बुद्धिमान अच्छी है लेकिन खुद को ज्यादा समझदार समझना गलतफहमी हो सकती है। फिर वो रिमाइंड करता है कि नया लीडर बनने के बाद उसका सबसे पहला काम 361st हॉल को खोलना यानी रिफॉर्म लाना। इंपीरियल परसेप्टर कहता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो, क्योंकि हेवेनली डेमन कल्ट एक कल्ट के नाम पर छुपा हुआ देश हो चुका है, और अगर लीडर भी एक रूलिंग सिस्टम बनाएगा तो हेवेनली डेमन कल्ट याकांग के अंदर एक अलग देश बन जाएगा। फिर वो लॉजिक देता है कि शांति के टाइम तो तुम्हारा कल्ट विरोध नहीं करते, लेकिन अगर क्या होगा अगर अफरा तफरी मच गई तो क्या तुम पावर हथियाने के लिए हमारे देश के ऊपर नहीं अटैक करोगे। तभी चिन्मू से बहुत आराम से जवाब देता है कि आज का याकांग राज्य एक विशाल हेवेनली डेमन कल्ट जैसा ही है, तो हम खुद से ही विरोध क्यों करेंगे। इंपीरियल परसेप्टर उसे पूछता है कि तुम लोग विरोध कब करोगे। तभी चिन्मू से जवाब देता है कि जब इंपीरियल परसेप्टर अपने उसूलों को छोड़ देंगे और एम्परर हमारे ग्रेट रूइंस के लोगों को स्लेव बनाना शुरू करेंगे, तो हमारा कल्ट कभी भी शांत नहीं बटनेगा, हम जरूर विरोध करेंगे। इसी तरह काम लिबापन करते हुए वो दोनों चाय पी रहे होते हैं। तभी इंपीरियल परसेप्टर कहता है कि तुम तो ग्रेट रूइन से आए हुए हो एंड तुम्हारा तो पहले इस हेवेनली डेमन कल्ट के साथ कुछ भी रिश्ता नहीं था। मैं तुम्हारी काबिलियत को देखकर ये चाहता था कि तुम मेरी पावर्स को यूज कर इस सेक्ट के अंदर अपना एक नाम बनाओ, बट अब मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ। इंपीरियल परसेप्टर एक मोमेंट के लिए उसकी हॉनेस्टी को एडमायर करता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि तुम जैसे उसूल वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। वो ओपनली बोलता है किसी एक आदमी को मनाना बहुत ही मुश्किल होता है, उससे इजी तो उसे मार देना ही आसान होता है, और पूरे कल्ट को समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो इससे बेहतर है कि हम उस पूरे कल्ट को ही जान से मार दें एंड उसका नाम और निशान ही दुनिया से उठा दे। नेशनल परसेप्टर की इस बातों को सुनकर चिलियन ड्रैगन और फॉक्स तो डर जाते हैं। तभी वो और बताते हुए कहता है कि फिलहाल तो तुम्हारा हेवेनली डेमन कल्ट हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से ही काम कर रहा है, हमें उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो हम उसके अपोजिट कुछ भी नहीं करेंगे। तभी चिन्मू पूछता है कि दावसेक्ट और ग्रेट थंडर क्लैप मोनास्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है, जिस पर वो नेशनल परसेप्टर कहता है कि अगर वो हमारे बातों के खिलाफ जाकर अपनी ही मनमानी करेंगे तो मैं अपने पूरी पावर्स को यूज कर उनका नामो निशान तक याकांग नेशन से बाहर कर दूंगा। लेकिन अगर वो हमारे हिसाब से काम करे तो उनका जीना मुश्किल भी नहीं होगा। जिस पर चिन्मू से पूछता है तो बताइए आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं, जिस पर वो नेशनल परसेप्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सारे सेक्ट एक दूसरे के अंदर अपना नॉलेज को शेयर करे और सारे लोग एकता पर कायम रहे। तुम ये मत देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस के ये देखते जाओ कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तभी चिन्मू से पूछता है कि फिलहाल तो नेशन के अंदर बहुत सारा विरोध चल रहा है, अगर
हमारा सेक्ट इस बगावत को खत्म करने के लिए जब आपकी मदद करेगा, तो जब पूरे देश के अंदर सुख शांति फैल जाएगी, तो क्या तब भी आप हमारे सेक्ट को खत्म कर देंगे? जिस पर नेशनल परसेप्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं, कभी नहीं। तभी वो नेशनल परसेप्टर बहुत ही मेन बात चिन्मू को बताता है कि मेरे पास तो बहुत ही पावर है। मैं नहीं चाहता कि कभी भी इस पावर के घमंड में आकर कुछ ऐसा गलत कदम उठाऊं जो कि इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो। तो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूं कि कोई ऐसा सेक्ट मुझ पर हमेशा से नजर रखे और ये हमेशा देखते रहे कि कहीं मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा। और चिन्मो, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कुछ गलत करूँ तो मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ कि तुम आकर मुझे खत्म करना। ये कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी जनरल चिन्मू को देखते हुए कहता है, तो हेवनली डेमन कल्ट का क्या नया लीडर यही है? तभी वो नेशनल परसेप्टर को कहता है कि क्या आप इसे नहीं मारेंगे? तभी वो नेशनल परसेप्टर उसे कहता है कि हेवनली डेमन कल्ट का नया लीडर बहुत ही होनहार है, पर वो मुझसे काफी मिलता जुलता है, इसीलिए बेचैनी होती है। फिर वो बहुत ही शानदार बात कहता है कि मुझे आईना देखना पसंद नहीं, क्योंकि आईने में दिखने वाला मैं परफेक्ट मेरे जैसा नहीं होता। जब वो जनरल पूछता है कि फिर उसे खत्म क्यों नहीं करते, वो जवाब देता है कि दूसरों को आईना मानकर खुद को समझा जा सकता है और सर पे लटकती तलवार ही इंसान को सतर्क रखती है। जिन ये सब सुन के डिसाइड करता है कि अगर इंपीरियल परसेप्टर का इरादा यही है तो मुझे भी एक लटकी तलवार बनना होगा, यानी इतना पावरफुल बनना होगा कि इंपीरियल परसेप्टर्स भी उसके खिलाफ जाने से थोड़ा घबरा जाए। तभी वो इसी बात को सोचते हुए वो अपनी टेक्निक्स के बारे में याद करना शुरू करता है जो कि उसे हेवनली डेमन कल्ट के मेन लीडर ने दिया था। तभी वो उन टेक्निक्स में से 9 टर्न्स 3 प्रूफ टेक्निक्स को सोचता है और इससे अपनी ओवरलोड बॉडी 3 एलेक्सिर के साथ मिला देता है। जब वो कंफर्म होता है कि वो उसका शोल्डर ठीक कर जाएगी तो वो बहुत ही खुश होता है, क्योंकि उसके लेफ्ट शोल्डर के अंदर कमी होती है, जिसकी वजह से उसकी अटैकिंग एंड डिफेंस पावर थोड़ी बहुत कमजोर होती है। इसीलिए वो इस टेक्निक्स को यूज कर अपने उस लेफ्ट शोल्डर की कोताहियों को भरना चाह रहा होता है। चिन्मू अपने बॉडी को ट्रेनिंग में लगाता है एंड वो इसी तरह ट्रेनिंग करते करते बहुत ही रनिंग करना भी शुरू करता है। चिन्मू इसी तरह वो ट्रेन करके बेहाल हो जा। तुम इतना क्यों भाग रहे हो? कहीं छोटी लोमड़ी ने तुम्हारी सारी शक्ति तो चूस नहीं ली? जिस पर वो फॉक्स आकर उसे कहती है कि मैंने अभी तक उसे कुछ नहीं किया है। इसी तरह वो मेडिसिनल हॉल में जाकर बेहोश हो जाता है। तभी डॉक्टर आकर उसकी जांच करता है एंड वो कहता है कि चिन की सारी एनर्जी तो खत्म हो चुकी है, जल्दी से कुछ खाया नहीं जाया तो वो मर जाएगा। फिर वो लोमड़ी और चीलिन ड्रैगन मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसके लिए हम बहुत सा अच्छा खाना ढूंढ लाएंगे। तभी वो फूड को ढूंढते हुए एक रेस्ट्रिक्टेड लेक में जाते हैं, जहां रेड ड्रैगन कार्प मछली होती है, जो कि एक शाही मछली होती है, और उसको पकड़ के ले आ रहे होते हैं ताकि इससे चिन्मू को ठीक किया जाए। तो साथ में उन्हें एक ट्री दिखता है जो कि बादशाह ने स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए लगाया था। तो फॉक्स ने उसको भी काटकर अपने साथ कर देती है ताकि उस ट्री के लकड़ियों से उस मछली को भूना जाए। इनके इस बर्ताव को देखकर वो मोटा तो बहुत ही शौक में आ जाता है। वो फॉक्स कहती है कि ये लकड़ी जलाने में काम आ सकती है और यहाँ से बहुत मैसिव ट्रबल स्टार्ट हो जाती है। इन लोगों को इस तरह बर्ताव करते हुए मास्टर को भी
देख रहा होता है एंड वो मुस्कुराकर कहता है कि चिन्मो अब तो तुम नहीं बचोगे, अपना सर कलम करने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर उड़ती हुई ट्रबल से बेखबर होकर चिन्मो बहुत ही मजे से उस मछली को खा रहा होता है एंड उससे उसकी पावर भी रिगेन हो रही होती है। तभी इंपीरियल कोर्ट के लोग आ जाते हैं एंड वो कहते हैं कि चिन्मो तुम्हें रूल्स को तोड़ने के वजह से गिरफ्तार किया जाता है एंड तुम्हें फौरन राजा के सामने हाजिर होना होगा। एक कहकर वो उसे लेकर चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड दिखाया जाता है कि किस तरह मास्टर को चिन्मो की बुराई एम्पर के साथ कर रहे होते हैं। मास्टर को कहता है कि जेड लेक के अंदर 9 ड्रैगन्स के पावर मौजूद है एंड उसके अंदर से इन्होंने एक फिश किंग को चुराया है, जो कि हमने सिर्फ राजघराने के पकवान के लिए रखी थी एंड साथ ही साथ चिन्मो ने चीलिन ड्रैगन एंड फॉक्स को यूज करके लेक के गार्डियंस को भी अच्छी तरह पीटा है एंड साथ ही साथ उन्होंने उस पेड़ को भी काटा है जो कि एम्परर ने स्टूडेंट्स के हौसला अफजाई के लिए लगाया था। इस सब कानून के खिलाफ है एंड इसका सिर्फ एक ही सजा होती है एंड वो है सजाए मौत। इसीलिए आप जल्द से जल्द चिन्मू का सर कलम कर दे ताकि कोई और भी इस नेशन के रूल्स को न तोड़ सके। उनकी इस बातों को सुनकर राजा भी रुक जाता है एंड चिन्मू की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम इसके डिफेंस में कुछ कहना चाहते हो। तभी चिन्मू कहता है कि मैं तो यहाँ पर नया हूँ, मुझे इस देश के ज्यादातर कायदा कानून नहीं मालूम है, आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। तभी राजा कहता है मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ एंड तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, बट देश का कानून तो कानून होता है, उसे मैं भी नहीं तोड़ सकता। जब वो अपनी सजा सुना ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर राजमाता की एंट्री होती है। उसके साथ साथ प्रिंसेस भी आई हुई होती है। लगता तो ये है कि राजमाता चिन्मू का सपोर्ट करेगी क्योंकि चिन्मू ने उसका इलाज किया था, बट यहाँ पर तो पूरा अपोजिट ही हो जाता है। वो भी आने के बाद यही कहती है कि मुझे भी लगता है कि चिन्मू को मौत की सजा सुनानी चाहिए। उसकी इन बातों को सुनकर चिन्मू भी थोड़ा शॉक में आ जाता है। तभी राजा उससे पूछता है कि माँ आप ये क्या कह रही हैं, जिस पर वो अपनी बात का मतलब समझाते हुए कहती है कि अगर तुमने इस होनहार डॉक्टर को नहीं मार दिया तो लोगों को ये कैसे मालूम होगा कि एक राजा ने सिर्फ एक मछली और एक पेड़ के खातिर एक बहुत ही होनहार इंसान को मौत की सजा सुनाई है। उसके इस तरह की बातों को सुनकर मास्टर वू की हालत तो बहुत ही खराब हो रही होती है। इसी तरह राजमाता राजा को राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए कहती है कि जल्द से जल्द इस चिन्मू मौत की सजा सुनाइए जिसने उसके खुद की माँ का इलाज किया है एंड सबको ये मालूम होने दो कि उनका राजा कितना जालिम है। उसकी इन बातों को सुनकर एम्परर भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है एंड वो अपनी सारी भड़ास मास्टर गू के ऊपर निकालता है एंड वो कहता है कि देखो तुमने ये मेरी नाक कटवा दी, तुम तो एक मास्टर हो एंड उसके बावजूद भी एक साधारण से स्टूडेंट के हाथों हार गए थे एंड अपनी हार का बदला लेने के लिए इस तरह बेहुदे चाल चल रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। उसके इस तरह से कठोर लफ्जों को सुनकर मास्टर गू तो अपने पैरों पर गिर जाता है एंड वो राजा से माफी मांगना शुरू करता है। तभी राजा उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये दूसरी बार चांस दे रहा हूँ, इसके बाद तुम एक और बार ऐसी गलती करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी सजा सुनाई जाएगी। ये कहते हुए वो उसे वहाँ से भेज देता है एंड वो कहता है कि चिन्मो आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी चिन्मो राजमाता और प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से
चला जाता है। राजा कहता है कि तुम्हारी तो बहुत सारे आइडेंटिटीज हैं, मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? इंपीरियल कॉलेज का डॉक्टर, या हेवनली डीमन कल्ट का लीडर, या दागजू का एक निष्कासित किया हुआ सिटीजन, या फिर पॉइजन किंग का डिसिपल? जिस पर चिन्मू उसके बातों को सुनते हुए कहता है कि राजा ने भी अपने बहुत सारे खबरियों को इंपीरियल सेक्ट के अंदर रखा है, कहीं उसके खबरिए हमारे डेवन कल्ट के अंदर तो मौजूद नहीं, या फिर इंपीरियल सेक्ट के लीडर के पास। राजा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हेवनली डेमन कल्ट का लीडर मेरा शिष्य है। ये तो एक अच्छी किस्मत होती है, या फिर एक सोची समझी साजिश हो सकती है। इसका जवाब वो चिन्मू को ही पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे क्या समझूं? जिस पर तभी चिन्मू उसके सवाल का जवाब देते हुए उसी से एक रिटर्न सवाल पूछता है, एंड वो कहता है कि महाराज, अगर दावसेट का लीडर आपके सामने झुक जाए तो आप उसे क्या इनाम देंगे? जिस पर महाराज उसे कहता है कि मैं उसे रैंक 1 का जनरल का पद दूंगा, एंड उसे आइंदा राजा की गद्दी पर बैठने का भी मौका मिलेगा। तभी चिन्मू और पूछते हुए कहता है कि अगर थंडर क्लैप मोनास्ट्री आपके सामने आकर झुक जाएगी तो उसके लीडर को आप क्या रैंक दोगे? तभी वो कहता है कि मैं भी उसे रैंक 1 का जनरल का लकब देते हुए उसे पैट्रियट बना दूंगा। इस पर चिन्मू अपना मेन मुद्दा उठाते हुए कहता है कि तो ठीक है, आप ही बताइए कि जब हेवनली डेमन कल्ट का लीडर आपके साथ काम करने के लिए तैयार है तो आप उसे सिर्फ 6th रैंक का इंपीरियल एकेडमी के अंदर पोजीशन दे हैं। तो आप ही बताइए कि क्या ये एक ब्लेसिंग है या फिर एक सोची समझी साजिश? उसके इन बातों की ताक को सुनकर एम्परर भी खुश होता है, एंड वो कहता है कि तुम अभी भी बहुत छोटे हो, लेकिन इतनी अच्छी समझदारी तुम में बहुत अच्छी है। तभी वो उसे समझाते हुए कहता है कि मैं मास्टर गो, मेरा एक भरोसेमंद इंसान है जो कि इंपीरियल एकेडमी के अंदर मौजूद है। तुमने उसे सबके सामने बेइज्जती किया है, तो इसी की वजह से वो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ऐसे काम कर रहा है, बट ये सही नहीं है। तुम जल्द से जल्द उसके साथ सुलह कर लो। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, क्योंकि तुम मेरे एक अकेले शिष्य हो। इस पर चिन्मू से माफी मांगता है, एंड तुम नेशनल प्रिसेप्टर के बारे में ज्यादा टेंशन मत लो। अगर किसी काम में मुझे उसकी जरूरत होगी तो मैं जरूर तुम्हारा भी इस्तेमाल करूंगा। जिसमें चिन्मू से पूछता है कि आपके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? जिस पर राजा कहता है कि साउथ बॉर्डर के अंदर बहुत सारे लोग बगावत कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट्स को वहाँ पर भेज दूँ एंड उस बगावत को खत्म कर दूँ, ताकि स्टूडेंट्स को अपनी ताकत आजमाने का एक मौका मिले। एंड जैसा कि तुम इंपीरियल एकेडमी की एक होनहार शिष्य हो, तो तुम्हें भी एक टीम को लीड करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड राजमाता और प्रिंसेस का दिखाया जाता है, जिसमें प्रिंसेस पूछ रही होती है कि दादी अम्मा, क्या ये बात सच है या फिर सिर्फ राजा का एक कुछ खेल है? जिसमें वो राजमाता उसे समझाती है कि राज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी पावर है, बट वो डायरेक्ट तो राजा का कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए वो इस तरह कुछ लोगों से बगावत करते रहते हैं ताकि मौका देखकर वो राजगद्दी को संभाल सके। इसीलिए राजा का एक काम है कि वो इस तरह की बगावत को खत्म करे। तभी सबको जमा किया जाता है एंड उन्हें बताया जाता है कि हमारी आर्मी जो अब बागियों का सामना करने जा रही है वो लीस फॉरेस्ट के सेंट्रल सदर्न रीजन में मौजूद है। तभी चिन्मू की टीम में का वो मोटा सा लड़का कहता है कि मास्टर गू ने तो हमें
चिन्मू के टीम में डाल दिया है एंड हमारे टीम के अंदर एक भी डिवाइन कनेक्शन रल्म वाला कल्टीवेटर नहीं है। हम तो पक्का इस बैटलफील्ड के अंदर बहुत बुरी तरह से हार जाएंगे। तभी एक और कहता है कि मैं जल्द से जल्द 6 डायरेक्शन रल्म को पार कर सकता हूँ, बट चिन्मू तो अभी बहुत ही जवान है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो हमें बैटलफील्ड के अंदर लीड कर सके। उसकी इन बातों को सुनकर वो चिलिंग ड्रैगन एंड फॉक्स उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। तभी मास्टर गू कहता है कि सारे लोगों को जो तैयारी करनी है वो तैयारी करे एंड इन सब का पैसा आपके टीम लीडरों के खातों में से निकाल लिया जाएगा। उसके इन बातों को सुनकर चिन्मू के साथी हंसना शुरू करते हैं। तभी सब लोगों की तैयारी फिनिश हो जाती है एंड वो सारे लोग फिर से उस ट्रेनिंग फील्ड के अंदर जमा होते हैं एंड अपने अपने शिप्स को बुलाकर उन शिप्स का सवारी करते हुए बैटलफील्ड की तरफ रवाना हो जाते हैं। बट अभी भी चिन्मू का शिप नहीं अराइव किया था, तो उसके टीम वाले उससे पूछते हैं कि टीम लीडर, आपने अभी तक जहाज को नहीं बुलाया है, क्या आपके पास पैसा नहीं है? जिस पर चिन्मू कहता है कि मैंने बहुत सारा जुगाड़ करने के बाद वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप को बुलाया है। तभी दिखाया जाता है कि उसकी शिप आ ही रही होती है कि उसके अंदर ब्लास्ट होना शुरू होता है, जिसे देखकर सारे लोग शॉक में आ जाते हैं। वो शिप इधर उधर क्रैश करते हुए चिन्मू के टीम के सामने आकर रुक जाती है। तभी दिखाया जाता है कि ये जहाज किसी और की नहीं बल्कि उसी फायर बैंडिट फैंग युंगजियो की होती है, जिसे देखकर मास्टर गो भी शॉक में आ जाता है। तभी फैंगजी उन्हें बताता है कि हमें आते वक्त हमारे ऊपर कुछ कीड़ों ने हमला किया था, उनसे जान बचाते बचाते हम यहाँ पर आए हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत शिप टूट गया है, बट आप टेंशन मत लो, हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर लेंगे। जिस पर एक कहता है कि ये तो एक आग का चोर फैंगजू है, क्या तुम चाहते हो कि हम सबको लूट लें? कहते हुए वो सारे लोग चिन्मू की तरफ देखना शुरू करते हैं, जिस पर चिन्मू ने कहता है कि फैंगजू ने अब सुधर चुका है एंड वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी शुरू किया है। तभी फैंगजू उन्हें सीढ़ी देता है ताकि वो जहाज के अंदर आ जाए। चिन्मू की इस तरह के कनेक्शंस को देखकर वो सारे लोग चिंता में आ जाते हैं एंड इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इस स्टाइल का ब्रेकडाउन पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इंपीरियल परसेप्टर का लटकी तलवार कॉन्सेप्ट को आपका कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।